नमस्कार ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, मुद्दा ही ऐसा है कि मुझे लगा आज आपसे ही बात की जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर हमने पहले भी कई सेशन किए हैं। और याद होगा आपको कि आपने ही ये बातें बताई थी, किस तरह से नीतीश कुमार मौका परस्त राजनीति के जीते जागते उदाहरण है। तो अब जो तीसरी बार उनकी वापसी हो रही है, एनडीए में बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, उनकी मजबूरी है क्योंकि वो अगर सो कॉल्ड इंडी अलायंस में बने रहेंगे, महागठबंधन में बने रहेंगे, तो उनको एक तो जितनी वो सीट चाहते हैं उतनी कांग्रेस, लालू देने वाले नहीं हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं, ऐसे उनको संकेत मिल भी रहे थे। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़े लूजर अगर इस लोकसभा चुनाव में इस महागठबंधन का हिस्सा रहते हुए कोई होने वाला था तो वो नीतीश कुमार ही थे। और ये अकेले मैं ही नहीं कहता आ रहा हूं, बल्कि जो इनके सलाहकार रहे हैं, इनके जदयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके प्रशांत किशोर, उन्होंने भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। जो वो आजकल पदयात्रा पे निकले हुए हैं, उसमें कई जगहों पर उन्होंने कहा कि सबसे बड़े लूजर इस पूरे देश में, केवल बिहार की बात नहीं है, अगर कोई होगा तो वो नीतीश होंगे। इधर जो कुछ चल रहा था और जिस तरीके से इनकी ईगो हर्ट हुई, क्योंकि इनिशिएट तो इन्होंने ही किया था जो ये इंडी अलायंस है, और इनको शुरू में संकेत भी दिए गए थे कि आपको संयोजक बना दिया जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं इनको गलतफहमी हो गई थी कि हो सकता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन्हीं को 2024 में विपक्ष अपना चेहरा भी बना दे। लेकिन ना कांग्रेस इंटरेस्टेड थी इसमें, ना ममता बनर्जी थी, ना अरविंद केजरीवाल थे, और दूसरे लोग भी नहीं थे। बाकी तो छोड़ दीजिए, बिहार में ही इनके साथ मिलकर के सरकार चला रहे लालू यादव भी नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार का जो पद है वो राष्ट्रीय स्तर का बन जाए। और ये लड़ाई जो है 2024 की, मोदी वर्सेस नीतीश कुमार दिखाई देने लगे। तो इसलिए पटना से लेकर के बेंगलुरु तक, मुंबई तक और फिर दिल्ली तक, चारों बैठकों में लालू यादव अपने होठ सी करके बैठे रहे। उन्होंने जबान नहीं खोली कि भाई नीतीश को आप संयोजक बनाइए। ये तो चाहते थे कि नीतीश राष्ट्रीय राजनीति करने के लिए दिल्ली चले जाएं ताकि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना सकें, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि इनको राष्ट्रीय स्तर का रुतबा हासिल हो या इनको चेहरा बनाया जाए। तो नीतीश ने बहुत सोच समझ करके, और एक दो घटनाएं हुई थी जिनकी वजह से ये हालात पैदा हुए, अचानक पैदा हुए और बहुत तेज गति से चीजें बदली। आपको याद होगा 28-29 दिसंबर को दिल्ली में इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, और उस मीटिंग 29 दिसंबर को इन्होंने ललन सिंह को हटा दिया अध्यक्ष पद से और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इसके बाद 20 जनवरी को इन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का नए सिरे से गठन किया, जिसमें ललन सिंह के जितने भी समर्थक थे उनको भी आउट किया, और जो ललन सिंह थे उनको भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि नीतीश कुमार को ये पता लगा था कि 11 जदयू के एमएलए ललन सिंह से मिलकर के इनकी पीठ में छुरा भोंकने वाले थे, और इनकी जगह यानी इनकी सरकार का तख्ता पलट करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले थे। सरकार बनाने के लिए लालू यादव को केवल 8 एमएलए चाहिए, और अभी भी ये खेल चल रहा है कि जदयू के करीब 8 से 10 एमएलए लालू के संपर्क में हैं। इसलिए ये सूचना मिल रही है अंजू जी कि कल राजद की जो बैठक होने जा रही है एमएलएज की, इसके बाद ये लोग जाएंगे राजभवन और राज्यपाल के सामने परेड करने वाले हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से परिचित हैं, जिनको चाणक्य बोला जाता है, अमित शाह, वो जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं,
और बहुत सोच विचार करके नीति और रणनीति बनाते हैं और उसको जमीन पर उतारते हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि महाराष्ट्र का मामला भी कम पेचीदा नहीं था। बिल्कुल। ये उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट-फूट का मसला हो या शरद पवार की पार्टी में टूट-फूट का मसला हो, बहुत ठोक बजा करके और नियम, कायदे, कानून, संविधान सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही एक-एक कदम वहाँ बढ़ाया गया था। तो बिहार में भी अगर ऑपरेशन महाराष्ट्र के बाद ऑपरेशन बिहार इस समय अगर चल रहा है और इसकी बागडोर भी एक तरीके से अमित शाह के हाथ में ही है, उन्हीं के रेजिडेंस पर तमाम बैठकें हो रही हैं, तो आप ये तय मानिए कि जो भी होगा वो ठीक ही होगा। होई है वही जो राम रचि राखा। तो मुझे लगता है कि बिहार में भी बहुत सोच विचार करके ये कदम उठा रहे हैं और कांग्रेस के करीब 10 एमएलए इस समय भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो अगर नीतीश के 8-10 एमएलए ने धोखा दे भी दिया फ्लोर और ऐसी नौबत आ गई क्योंकि स्पीकर लालू जी का है, तो कल उससे रात मीटिंग, लालू जी ने कल उनसे मीटिंग भी तो की है, स्पेशली बात मिलने भी, गए थे। जी हाँ, बात भी की है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आती भी है तो कांग्रेस के 10 एमएलए हैं जो घर आ कूद जाएंगे। करके इस पाले में आने को तैयार बैठे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर अमित शाह के हाथ में सारी कमान आ गई है और वो ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो फिर खतरा कोई नहीं है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी एक कामयाब ऑपरेशन जो है वो उसको अंजाम देने में ये लोग कामयाब हो जाएंगे। सर, ऑपरेशन तो कामयाब हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि वहां पर जेडीयू और बीजेपी की सरकार एक बार फिर बन जाएगी। लेकिन ये राजनीति में ये भी कहते हैं कि कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। पर जिस तरह का जहर नीतीश कुमार पीएम मोदी को लेकर उगलते रहे हैं, चाहे वो 2013 हो या 2023 हो, उसमें कहीं बीच बीच में उन्होंने पलटियां मारी, लेकिन इसके बावजूद वो जहर कम नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले तक क्या कुछ कह रहे थे। तो किस तरह से ये वापस आ जाते हैं और फिर रच बस जाते हैं। ये किस तरह की राजनीति नीतीश कुमार की। सबसे ज्यादा जिसे कहा जा सकता है भरोसे लायक नेता अगर भारत की राजनीति में कोई नहीं, तो मुझे तो फिलहाल नीतीश ही नजर आते हैं। अभी कुछ दिन की ही पहले की तो बात है जब हाँ। अमित शाह ने एक भाषण दिया था, सुनिए जरा उसके अंश सुनिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं भाई, तो अमित शाह ने दरवाजे बंद होने की बात कही थी, खिड़की बंद होने की बात तो नहीं कही। तो खिड़की के सहारे उनको अंदर सर, आप भी रास्ते तलाश ही ले रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अंदर आ ही जाए बीजेपी में नीतीश कुमार। तो खिड़कियां तो खोल कर रखी हुई हैं। और राजनीति में देखिए, ये परमानेंट दुश्मन और परमानेंट दोस्त कोई नहीं होता है। काल परिस्थितियां जो हैं वो तय करती हैं कि कौन आपके साथ होगा और कौन आपके साथ नहीं होगा। और नीतीश बाबू के बारे में तो आप बता ही चुकी हैं। ये चौथी बार है जब भारतीय जनता पार्टी इनको वापस ले रही है और मुख्यमंत्री भी बना रही है। देखिए क्यों ये घटनाक्रम हो रहा है। मैं कोई बीजेपी का बचाव भी नहीं कर रहा हूं, मैं नीतीश कुमार का भी बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन अतीत की बहुत सारी घटनाओं को जरा खंगाल करके देखिए, उठा करके देखिए कि अतीत में क्या क्या हुआ है और कब कब कैसे कैसे हुआ है। आप महाराष्ट्र ही देख लीजिए, ज्यादा पीछे मत जाइए। अक्टूबर 2019 जब लोकसभा चुनाव भी शिवसेना ने बीजेपी के साथ लड़ा, विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के साथ लड़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी की 105-106 सीटें आई हैं और बाकी कोई पार्टी ऐसी है नहीं, यानी एनसीपी और कांग्रेस तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनवाएगी नहीं अपना सपोर्ट दे करके। शरद यादव ने 2014 में बिना शर्त एक बार समर्थन जरूर दिया था, लेकिन
उन पर कोई रिलाय करता नहीं है, बीजेपी ने भी नहीं किया था, उनको सरकार के भीतर तो लिया ही नहीं था। शरद पवार तो 2019 में उद्धव ठाकरे को अचानक बाला साहब ठाकरे और उनका कमरा याद आ गया। कोई मीटिंग हुई थी अमित शाह के साथ, वो भी याद आ गई। फिर अचानक बोले कि 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने की बात तय हुई थी और अमित शाह ने ऐसा कुछ कहा था उनके कमरे में, बाला साहब के कमरे में। लेकिन अमित शाह ने कहा कि ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी। बहरहाल उनको बीजेपी का साथ छोड़ना था, गठबंधन तोड़ना था। 25-30 साल पुराना मुख्यमंत्री बन गए वो। तो किसने डिच किया था बीजेपी को? उद्धव ठाकरे ने, और शरद पवार ने सारी साजिश रची थी। दोनों के बीच में पुल का काम किया था, यानी कांग्रेस और शिवसेना के बीच में, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस के बीच में तो कोई संपर्क आपस में था नहीं। और सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी शिवसेना को तो अछूत समझती थी, एक तरीके से सांप्रदायिक पार्टी समझती थी। 2012 में जब प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया तो वो सभी प्रदेशों की राजधानियों में जा रहे थे। मुंबई गए तो बाला साहब ठाकरे से मिलने के लिए भी चले गए, समर्थन मांगने के लिए। और बाद में प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में इस बात का खुलासा किया कि उनके बाला साहब ठाकरे के घर यानी मातोश्री जाने पर सोनिया गांधी बहुत नाराज हुई थी। तो अगर आप वाकई शिवसेना प्रमुख को और उनके पूरे खानदान को और शिवसेना को सांप्रदायिक पार्टी मानती थी तो फिर आप उनके साथ महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल क्यों हुई? इसका मतलब कांग्रेस मौका परस्त है ना। और जो मौका परस्त दल हैं, जो ऐसे समय जिसको जनादेश मिला था, यानी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को वहां पर जनादेश मिला था सरकार बनाने का, तो आपने भाजपा की सरकार ना बनने पाए इसलिए धोखाधड़ी की। और केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया था उद्धव ठाकरे ने, महाराष्ट्र की जनता को भी धोखा दिया था, उस जनादेश को भी धोखा दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी अब अटल आडवाणी वाली पार्टी नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखना होगा। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पार्टी है। ये टिट फॉर टैट में विश्वास रखती है। अभी जो ये एक गुब्बारा फुलाया जा रहा था इंडिया अलायंस के नाम का, उस गुब्बारे को तो फोड़ दिया, इस गुब्बारे को तो फोड़ दिया इन्होंने। तो ऐसा फूटा है कि बहुत दूर दूर तक आवाज गई है। कुछ तो इनके सहयोगी ही थे, कुछ उसमें फूंक मार रहे थे भरने के लिए, गुब्बारा फुलाने के लिए, कुछ उसमें से हवा निकाल रहे थे। और हवा कौन कौन निकाल रहा है वो सारे चेहरे जाने पहचाने हैं आपके। तो इसलिए देखिए, जंग में सब कुछ जायज है। आप अगर कलाकारी कर रहे हैं तो इनको भी कलाकारी करने का पूरा हक है। और वही इस समय भारतीय जनता पार्टी बिहार में करती हुई दिखाई दे रही है। जिस दिन राहुल गांधी की ये जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई, उस दिन तो मिलिंद देवड़ा निकल भागे कांग्रेस से। फिर असम गए तो वहां पर अपने खिलाफ जो है बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करवा बैठे। अभी बंगाल गए तो देख ही रहे हैं, ममता बनर्जी ने उनको परमिशन नहीं दी, भाग करके दिल्ली आना पड़ा। पता नहीं क्यों आए थे 2 दिन के लिए। अभी बिहार में घुसे भी नहीं है, बिहार में कांड हो गया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जहां जहां पैर पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटाधार। तो ये देखिएगा जब तक मुंबई पहुंचेंगे क्या क्या होगा। सर अब मुझे तो लग रहा है कि यात्रा जो है राहुल गांधी ने हो सकता है स्थगित ही कर दी, तभी दौड़े दौड़े आ गए बंगाल से। क्योंकि बंगाल में अगर वो घुस नहीं पा रहे हैं, उन इलाकों में नहीं जा पा रहे जहां पर वो ममता के वोट बैंक में भी सेंधमारी करेंगे। दोनों का वोट बैंक तो एक ही है। तो राहुल को लगा होगा जब कोई सीट ही नहीं मिल रही है इस गठबंधन में तो यात्रा करके करूंगा क्या, किसको भड़काऊंगा वहां जाके। तो इसीलिए हो सकता है फिलहाल स्थगित कर दिया हो। पर सर यहाँ पर नीतीश के साथ बहुत इंडिया अलायंस में बहुत बुरा ही हुआ। जिन नीतीश ने दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर सबको इकट्ठा किया, भानुमति का कुनबा जोड़ा, उन नीतीश कुमार को बड़ी उम्मीद थी कि संयोजक बना दिया जाऊंगा, पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, कर्नाटक में पोस्टर लग गए, किसी ने संयोजक नहीं बनाया, उल्टे खड़गे को चेयरमैन बना दिया गया।
नीतीश की पार्टी की सांसद ने कहा था ना कि खड़गे वड़गे कौन है, कौन जानता है उनको। तो आज की तारीख में तो यही लग रहा है कि कांग्रेस को सारी की सारी पार्टियों ने एक तरह से किनारे लगा दिया है। इंडिया अलायंस में कोई उनके साथ नहीं जाना चाह रहा अब। वैसे अंजू जी, अगर मैं दिल से, सच्चे दिल से कहूं तो नीतीश कुमार के साथ यही सलूक होना चाहिए। नीतीश इसी सलूक के लायक हैं, क्योंकि आपने अपना भरोसा पूरी तरीके से शून्य कर दिया है। आप पर कोई भरोसा इसीलिए नहीं करता है, वो जो एक किसी दूसरे से प्रेम करने वाली किसी दूसरे से शादी कर लेती है ना, और फिर अचानक एक आध साल बाद, 2 साल बाद पुराने प्रेमी की उसे याद आती है और भाग लेती है अपने पति को छोड़ करके। तो वही हाल नीतीश कुमार का है कि कब इसको पुराना प्रेमी याद आ जाए और कब ये अपने वर्तमान पति के साथ जो है उसका छोड़ छाड़ करके, बच्चों को भी छोड़ छाड़ करके भाग ले पुराने प्रेमी के पास। तो ये हाल नीतीश कुमार ने अपना बनाया हुआ है। और ठीक है, जमाना बदल रहा है, जो आजकल का दौर है इसमें बहुत सारी चीज़ों को अब एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, और जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको भी लोग अब एक्सेप्ट करने लगे। ख़ास तौर से मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारा परंपरागत समाज है, जो हमारी सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे मूल्य हैं, जो नैतिकताएं हैं, उन कसौटियों पर जो लोग खरे नहीं उतरते हैं, वो चाहे महिला है, पुरुष है, कोई भी है, उसकी उस तरह की इज्जत भी नहीं रहती है। और वही आलम मैं इस समय नीतीश कुमार का देख रहा हूँ। नीतीश कुमार के खिलाफ अगर बेंगलुरु की सड़कों पर पोस्टर बैनर लगे थे कि ये रिलायबल नहीं है, तो ये तो इन्होंने अब खुद ही उसको सही साबित कर दिया कि पोस्टर तो ठीक लगे थे, मैं ही बिना मतलब गाल फुला करके भागा था वहां से। तो ये तो वो खुद ही सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन ये गेम एक्चुअल में जितना नीतीश कुमार खेल रहे हैं इस समय लालू यादव के कुनबे के साथ और इंडिया अलायंस के साथ में, उससे बड़ा गेम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेला जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी सिद्ध करना चाहती है, साबित करना चाहती है कि जो गठबंधन सहयोगी हैं उनका हम पूरा सम्मान करते हैं, हम किसी का हाथ नहीं छोड़ते, किसी का साथ नहीं छोड़ते। अब आप याद करिए, महाराष्ट्र 2014 से 2019 के बीच में उद्धव ठाकरे ने भी और संजय राउत ने भी सरकार में थे, केंद्र में भी थे, राज्य में भी थे। इसके बावजूद हर तीसरे दिन प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करते थे, सामने में लेख ही लिखते रहते थे, जहर उगलते थे। 5 साल तक इनके वो जहर विष भरे घूंट पीने को बाध्य हुए आपके नरेंद्र मोदी भी और अमित शाह भी। और इसके बावजूद देखिए 2019 में फिर लोकसभा चुनाव उनके साथ लड़ा, विधानसभा चुनाव भी उनके साथ लड़ा, उनको सम्मानजनक जो है सीटें दी। लेकिन डिच किसने किया? शिवसेना ने। यानी जो एनडीए के सहयोगी हैं वो डिच करते हैं इनको, एनडीए का नेतृत्व नहीं करता, बीजेपी का नेतृत्व नहीं करता। इसी तरीके से अकाली जब ये 13 महीने तक तथाकथित किसान यहाँ दिल्ली को घेर करके बैठे हुए थे, हरसिमरत कौर ने आवेश में आकर के, तुनक मिजाजी में आकर के इस्तीफा दे दिया, गठबंधन भी तोड़ लिया। अब क्या हालत है उनकी? अब क्या हैसियत रह गई है? वो भी आने के लिए तड़प रहे हैं कि एनडीए में आ जाए। आएंगे, वो भी आएंगे, पर भाजपा की शर्तों पे आएंगे, जिस तरीके से अब भाजपा की शर्तों पर नीतीश कुमार आ रहे हैं। बहुत कड़ी शर्तें इस बार लगाई गई हैं। इस बार अगर ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भी तो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे। नंबर 2, ये कहा गया है कि विधानसभा भंग होगी, चुनाव होंगे, बाद में जब नतीजे आ जाएंगे और बहुमत मिल जाएगा, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। आप या तो सेंटर में रहेंगे या राज्यपाल होंगे या एनडीए का आपको संयोजक बना दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें पहले से तय हो गई हैं। तो इस बार नीतीश की एंट्री भी बहुत शर्तों के साथ हो रही हैं।
बहुत मिन्नतों के साथ हो रही। इनके दो नेता पिछले करीब करीब 1.5 महीने से दिल्ली में पड़े हुए थे। इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश, वो भाजपा नेतृत्व और नीतीश के बीच में पुल का काम कर रहे थे, वार्ता एक संवाद की स्थिति बनाए हुए थे। तो इस बार आसान वापसी नहीं हो रही है नीतीश की, और नीतीश भी जानते हैं अंजू जी कि इनका मामला खत्म है। ये भी इनको भी पता था कि इस बार सबसे बड़े लूजर यही होने वाले हैं, और अगर महागठबंधन में रहे, इंडिया अलायंस में रहे, तो फिर तो इनका काम खत्म है, इनकी पार्टी खत्म है, इनका आगे का किस्सा ही खत्म है। ये अगर थोड़ा बहुत तर सकते हैं, इनकी नैया अगर थोड़ी बहुत पार लग सकती है, तो वो मोदी के सहारे और भगवान राम की लहर के सहारे लग सकती है। इनको बहुत अच्छे तरीके से पता था, इसलिए ये वापस आ रहे हैं जी। और सर इनके तो 16 सांसद ऐसे हैं जो पहले से ही मुंह फुलाकर बैठे थे कि वो तो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ लड़ा जाए, क्योंकि अगर आपने 2019 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा था लोकसभा का, तो आपको तो फिर सीटें भी तो तभी मिली थी ना। वो तुम जानते कि मोदी लहर में उनको सीटें मिल गई, और अगर अब की बार अकेले जाते तो क्या करते, और वो सीटें मिलती भी उस गठबंधन में, इंडिया अलायंस में इनको या नहीं, वो भी बड़ा सवाल था। पर सर बीजेपी को आपको सही मायने में लगता है कि इस कवायद का फायदा होगा नीतीश को साथ में जोड़कर? मतलब क्रेडिबिलिटी भी तो होती होगी ना कुछ नेताओं की, या नहीं? जनता के बीच में मतलब बार बार ये इधर जा रहे उधर जा रहे, ऐसे में बीजेपी को इससे नुकसान होता दिखता है आपको या फायदा? नहीं, एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी के पास जा रही है या लोग भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहे हैं। अगर लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, तो जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही वापस आ रहे हैं, तो इसमें बीजेपी की क्रेडिबिलिटी का प्रश्न नहीं है। बात है उसकी जो छोड़ के गया था या जो वापस आ रहा है। वो क्यों छोड़ करके गया था उसको जवाब देना चाहिए, अब वापस क्यों आ रहा है तो उसको ही जवाब देना चाहिए। जहां तक सीटों का सवाल है, तो जो महाराष्ट्र का मामला है, महाराष्ट्र को देख लीजिए और बिहार को देख लीजिए, दोनों जगह सेम प्रॉब्लम है। क्यों टूटी है शिवसेना? 40 एमएलए क्यों टूट गए एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में, या 18 में से 13 एमपी क्यों टूट गए? क्योंकि उनको ये अच्छे तरीके से पता था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में अगर वो जीत करके आए थे तो इसलिए जीत करके आए थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के साथ मिलकर के वो चुनाव लड़े थे। और किन के खिलाफ चुनाव लड़े थे? शरद पवार की पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। अगर उनके साथ इस बार चुनाव मैदान में जाते, जिनके खिलाफ चुनाव लड़ करके वो जीत करके आए थे, तो उनका क्या हाल होने वाला था उनको पता था। यही हाल नीतीश कुमार के एमपी और एमएलए का है। उनको पता है कि लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर के अगर वो चुनाव मैदान में गए तो बुरी तरह हारेंगे। और जिस तरह का वातावरण ये इस समय देश में बना है 22 जनवरी से पहले का और 22 जनवरी के बाद का, इसमें आपको लगता है कि इतना आसान रह गया है अब विपक्षी दलों के प्रत्याशियों का चुनाव मैदान में उतरना और जीतना? इस बार आंधी चलनी है अंजू जी, मेरी बात याद रखिएगा, बिल्कुल मेरी बात याद रखिएगा। आप तो शुरुआत से सर, आप तो लगातार मुझे ये बताते आ रहे हैं कि इस बार तो सुनामी आएगी, अब तो रामलला की, आप सही कह रहे हैं, आंधी आने वाली है। इस बार आंधी आने वाली है। 2014 और 2019 में भी इतना नहीं आंधी चली थी नरेंद्र मोदी के नाम की, इस बार तो डबल है। नरेंद्र मोदी की अपनी लोकप्रियता चरम पर है और ऊपर से रामलला की जो लहर है वो अपने चरम पर है। तो इस बार आंधी आने वाली है और बहुतों के तंबू उखड़ जाएंगे पूरी तरीके से। सर मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उद्धव ठाकरे भी तंबू उखाड़ कर घर वापसी चाहते हैं एनडीए में, ऐसी खबरें भी आ रही है। और पंजाब में तो जैसे हम बात करें अकाली दल, वो भी वापस आना चाहता है। तो उद्धव, क्या लगता है उद्धव की दाल भी, उद्धव भी सोच सकते हैं कि छोड़ छाड़ के इधर ही चला जाए? उद्धव ठाकरे नाक भी रगड़ेंगे तो भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं पिघ लेंगे, क्योंकि उनका जो इलाज इनको करना था वो तो हो चुका है। शिवसेना लगभग खत्म, मतलब जो उनके नेतृत्व वाली शिवसेना है। हालांकि सूचना ये भी आ रही है कि कहीं कहीं जो बाला साहब ठाकरे के समर्थक और भक्त हैं
वो इनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ये हम मान करके चलते हैं कि जो पुराने लीडर हैं, वो चाहे बाल ठाकरे रहे हों, चौधरी चरण सिंह रहे हों, देवीलाल रहे हों, ये सब एक ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अपने अपने एरा में, अपने अपने काल में बहुत सम्मान अर्जित किया हुआ है। तो उनके परिवार के जो पीढ़ियां हैं, ये आगे चौधरी अजीत सिंह थे या उद्धव ठाकरे हैं या देवीलाल की संतानें हैं, वो सब उनके नाम की अब तक खाते आए हैं। पर अब जमाना बदल रहा है। अब वंशवादी राजनीति चल नहीं सकती अगर आप जमीन पर जाकर के काम नहीं करेंगे, अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे, अगर लोगों को ये नहीं लगेगा कि आप जो मोदी कर रहे हैं, जो योगी कर रहे हैं, जो बीजेपी की बाकी की लीडरशिप राज्यों की कर रही है, वैसा अगर आपने नहीं किया, और जिन योजनाओं की आप बात करते हैं, जो संकल्प पत्र आप जारी करते हैं, जिसको घोषणा पत्र कहा जाता है, उसको अगर आप जमीन पर नहीं उतार रहे हैं ईमानदारी से, तो आप वापस नहीं आ सकते, क्योंकि जनता अब जागरूक हो गई है। वो ये देख रही है कि वाकई बात कौन कर रहा है और काम कौन कर रहा है। तो ये अब एकदम बदला हुआ दौर है। अब ये जातीय समीकरण भी नहीं चलेंगे। जातीय समीकरण चलते होते तो नीतीश कुमार वहीं बने रहते। बिल्कुल भाई, जातीय जनगणना कराई थी ना इन्होंने, उस पर कई सौ करोड़ रुपया खर्च किया ही था, और राहुल गांधी भी जातिगत जनगणना की वकालत करने लगे थे। अब भारत जोड़ो में लगे हुए हैं, अब तो जातिगत जनगणना को भूल गए, क्योंकि आप जातिगत जनगणना करते करते रह गए और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया। सोने पे सुहागा हो गया। तो आप, ये मैं बार बार कहता रहा अपने प्रोग्राम में कि आप जब जिस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करेंगे, वो ऐसा छक्का मारेंगे आपको बॉल दिखाई नहीं देगी कि गई किधर है। और वही हुआ। ये महिला अत्याचार की बात कर रहे थे, मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो गया, वो महिला आरक्षण बिल ले आए, 33% की व्यवस्था कर दी। क्या कर लोगे भाई उनका? वो पॉलिटिशियन है, और इतने घुटे हुए पॉलिटिशियन हैं कि आप उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। वही हाल अभी इनका करके छोड़ेंगे जिन्होंने उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग राज्यों में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन सबका ये इलाज कर रहे हैं, और मुझे तो वही लगता है कि बिहार में भी वही जो मिशन इनका महाराष्ट्र में चल रहा था, वही अब बिहार में शुरू किया हुआ है। सर, तो लालू चारा घोटाले में जमानत पर मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर आए अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए, तो लालू का तो मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर आना भी किसी काम का नहीं। बताइए, वो तो ये सोच रहे थे ना कि ईडी में अभी कभी भी सम्मान आ जाएगा सर, वो लैंड फॉर जॉब वाले मामले में वो रडार तो, वो तलवार तो लटकी हुई है तेजस्वी पे। तो अब तो उनको तो लग रहा है सीएम बन जाए तो बहुत अच्छा, शायद थोड़ा बहुत बच जाए, 8-10 सम्मान भी आ जाए तो भी ना जाए। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है लालू प्रसाद यादव पहली बार राजनीति में इतने बेबस नजर आ रहे होंगे, वो भी नीतीश कुमार के चलते। देखिए, लालू को मैं इस देश के सबसे निकृष्टतम नेताओं में से एक मानता हूं। ये जिनको सजा सुनाई जा चुकी है ऐसे नेता हैं। बिल्कुल। चारा घोटाले के 4 मामलों में इनको सजा हो चुकी है, और हेल्थ ग्राउंड पर इनको जमानत दी गई थी, और ये कहा गया था कि आप राजनीति नहीं करेंगे, कंडीशंस लगाई गई थी जमानत देते हुए। लेकिन 2 महीने तो समझ लीजिए जब इन्होंने किडनी का ट्रांसप्लांट कराया और आराम किया, उन 2 महीनों के बाद तो लगातार राजनीति ही कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? दूसरी बात यह है, मैं निकृष्टतम इसलिए कह रहा हूं अंजू जी, इस शब्द का इस्तेमाल किसी के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने किया तो जानबूझ करके किया। आप एक अनपढ़ पत्नी को मुख्यमंत्री बना करके जेल चले जाते हैं। बिल्कुल। आप एक 10वीं पास भी नहीं है ऐसे बेटे को बिहार की बागडोर हाथों में देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इससे बड़ा पाप और कोई हो नहीं सकता है। जिनके पास कोई विजन नहीं, जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, जिनको किसी राज्य की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनका ज्ञान नहीं, जो कभी संघर्ष करके नीचे से ऊपर नहीं आए, ऐसे लोगों को आप बिहार की कमान दे रहे हो। होंगे आप
जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के कार्यकर्ता होंगे आप समाजवादी? कैसे समाजवादी हैं आप जो रेलवे में 4th ग्रेड की जॉब देने के लिए भी लोगों की जमीनें लिखवा लेते हैं? कैसे आप समाजवादी हैं जो अपने परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं? कैसे आप समाजवादी हैं कि आप चारा खरीदने के लिए जो मद रखा गया है, बजट रखा गया है, उसको भी हड़प जाते हैं? तो इसलिए मैं इनको निकृष्टतम नेता कहता हूं। और सारे परिवार की पौ बारह है, सारे बच्चों को देख लीजिए, सबके पास आज कई कई सौ करोड़ की संपत्ति होगी। तो कहां से आई है ये? इतना बेशर्म होकर के कोई जनता को और राज्य को कैसे लूट सकता है? और मैं तो कहता हूं कि बिहार में जितना जल्दी हो उतना जल्दी इनको दफा किया जाना चाहिए, लालू के परिवार को भी और नीतीश को भी, क्योंकि लालू के परिवार ने करीब 15 साल शासन किया है, लालू और राबड़ी ने मिलकर के, और पिछले करीब 18 साल से अब नीतीश कुमार कभी किसी के सहारे कभी किसी के सहारे मुख्यमंत्री हैं। कितना बड़ा कालखंड बिहार से एक तरीके से छीन लिया गया। बिहार के लोग बिहार से बाहर काम करने के लिए अभिशप्त हैं, और इन्हीं से लगा हुआ एक राज्य आपका उत्तर प्रदेश। आप देखिए उत्तर प्रदेश के कैसे भाग्य बदल गए हैं, क्योंकि एक ऐसा मुख्यमंत्री आकर के बैठ गया है जो दिन रात काम कर रहा है। बिल्कुल सर। भ्रष्टाचार से मुक्त, अपराध से मुक्त, माफियाओं से मुक्त। कितने हवाई अड्डे बन रहे हैं, कितने एक्सप्रेसवे, कितने हाईवे, अभी उद्योग आ रहे हैं, निवेश आ रहा है, इकोनॉमिकली बहुत वाइब्रेंट हो गया है। तो नीयत होनी चाहिए, वो नीयत बिहार के नेताओं में दिखाई ही नहीं दे रही है। वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, येन केन प्रकारेण, और इसीलिए राज्य की तरफ तो किसी का ध्यान है नहीं, बस कुर्सी बची रहे। कभी लालू की गोद में जाके बैठ जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी की गोद में आके बैठ जाते हैं। लेकिन सर आप ये सही कह रहे हैं कि इस बार जो वापसी हुई है नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार कुर्सी से चिपक कर रहना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने पासा पलटा है फिर से, तभी तो बीजेपी के साथ है। लेकिन बीजेपी ने इस बार कड़ी शर्तें उनके साथ रखी हैं, ये सबसे अहम बात है, क्योंकि बार बार कोई आपके साथ आ रहा है, आपका फायदा उठा रहा है, फिर चला जाता है अपनी मौका परस्त राजनीति के तहत, जो कि कुर्सी चाहिए। तो कम से कम इस बार अगर उनकी वापसी हो रही है और कठिन शर्तों के साथ हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर और ज्यादा नहीं रायता फैला पाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव 2025 में वहां पर होने हैं, उसके बाद खेल पूरी तरह से पलट जाएगा। और उनके लिए तो उनको तो इसमें एक सम्मानजनक एग्जिट चाहिए राजनीति से, जो राज्यपाल बनकर उन्हें आराम से रहना चाहिए नीतीश कुमार को, और हो सकता है आगे चलकर यही हमें देखने को मिले। लेकिन चलिए, आज का दिन बहुत अंजू जी, एक बात और जाते जाते कहता हूँ, 2025 नहीं, मुझे लगता है कि कल का और परसों का घटनाक्रम ये तय करेगा कि 2025 मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार, या उससे पहले ही विधानसभा डिसॉल्व होकर के लोकसभा चुनाव के साथ ये बिहार जो है वो चुनाव में जाएगा। हाँ सर, इसकी संभावना भी ज्यादा लग रही है सर, क्योंकि जैसे आपने ये भी कहा ना कि लालू प्रसाद यादव भी जो जेडीयू के 10-11 उनके पास है विधायक, शायद उनके साथ खेल कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की कोई रसाकशी हुई तो उसमें तो फिर डिसॉल्व करना ही बेहतर रहेगा। और फिर कार्यवाहक सीएम तो चुनाव तक नीतीश ही रहने वाले हैं। हाँ, नीतीश ही रहेंगे, नीतीश ही। तो वो वाली ऑप्शन भी हो सकती है। दोनों तरफ का पलड़ा भारी लग रहा है, तो चलिए देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन वापसी अगर नीतीश की हो रही है तो कम से कम ठोक बजाकर हो रही है इस बार बीजेपी की तरफ से, वो सबसे अहम बात है। सर, आपने इस विषय पर चर्चा करने के लिए वक्त निकाला, मेरे दर्शकों को तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम।